दोस्तों हम बहुत बार वीडियोस लेके आते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंपनीज का, जहां पे हम बहुत सारी ऐसी डिटेल्स लेके आते हैं जो आपको किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिल सकती है। जिसके चलते बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि आप एक ऐसी वीडियो लेके आए जहां पे आप हमें बताएं कि किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि एनुअल रिपोर्ट तो बहुत लंबी होती है, जहां पे 150 के आसपास के पेजेस होते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कौन से पेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी डिटेल आपके लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज ये मैं वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को कैसे बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। और मैं यहां पे मेक श्योर करूंगा कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखा सकूं अलग अलग एनुअल रिपोर्ट्स के, ताकि आपको समझ में आए कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को कैसे आप पढ़ें एज ए इन्वेस्टर। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी हमने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स ली हैं वो अपने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ली हैं। अगर मैंने मान लो दो कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में जो आपको दिखाने वाला हूं, एक एचडीएफसी एएमसी की और दूसरी आईटीसी की, तो ये दोनों कंपनीज हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ली हैं। आप इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इन कंपनीज को बाय करना है, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी की एनुअल रिपोर्ट। और मैंने पहले ही वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं सारी डिटेल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखना और उसको समझना। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको एचडीएफसी एएमसी की एनुअल रिपोर्ट को दिखा रहा हूं। तो यहां पे आपके लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। तो एनुअल रिपोर्ट पिछले एक साल का जो भी कंपनी ने बिजनेस किया है उसको पूरी डिटेल में आपको बताती है, इन्वेस्टर्स को बताती है। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको सारी डिटेल वो देखने को मिलेगी जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि उसको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी की एनुअल रिपोर्ट के बारे में। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि कौन कौन सा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और आपको उसको कैसे एज ए इन्वेस्टर देखना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एनुअल रिपोर्ट है। मैं नीचे जा रहा हूं और जाते हुए सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा कि इन्होंने कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि कंपनी की फिलोसफी क्या है और कंपनी कैसे रिस्क मैनेजमेंट और अपने प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और पिछले 20 साल से कंपनी अपने बिजनेस में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। तो किसी भी कंपनी का अगर आपको विजन को समझना है, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझना है, तो एनुअल रिपोर्ट के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में आपको ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पे पूरा कंटेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि इस पूरी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बताऊं तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट ओवरव्यू। यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में क्या अच्छा परफॉर्म किया, जो आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, इसके अलावा कंपनी ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पर्टिकुलर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये सब कुछ आपको कॉर्पोरेट ओवरव्यू में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें मैनेजमेंट आपको बताता है कंपनी के बिजनेस के बारे में और अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन करता है, जिसने कंपनी के पिछले एक साल के ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इंपैक्ट किया होगा। तो अगर आप इस साल की किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट डिस्कशन या एनालिसिस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने कोविड के बारे में बात की होगी और ये बताया होगा कि कोविड ने उनके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट किया है एज अ होल। दोस्तों इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो आप अलग अलग जगह पे जाके देखते हो नॉर्मली। जैसे कि आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए देखते हो उसकी बैलेंस शीट, आप देखते हो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप देखते हो उसकी इक्विटी में चेंजेस कितने आए और इसके अलावा उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको इस पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं, जैसे कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन नंबर्स एक पैरामीटर होते हैं ओवरऑल एनालिसिस के, जो आपको बताता है कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। हम बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसके बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, आप सिर्फ शेयर को नहीं खरीदते, आप कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को खरीदते हो।
और बिजनेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसके ओवरव्यू के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कि कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया था और आने वाले टाइम में कैसे ग्रोथ कर सकता है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स दिए हुए हैं पिछले 1 साल के, कि कंपनी की परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं एएमसी की, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की गई है, यूनिक इन्वेस्टर्स की बात की गई है और उनकी इंप्लॉइज की बात की गई है। तो थोड़ा जल्दी आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनके प्रमोटर्स ने इनके शेयर होल्डर्स को बताया कि उनका विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है। तो अगर आप इनका विजन पढ़ेंगे तो इसके विजन में क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी का विजन है टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस, कि ये इंडिया के म्यूचुअल फंड स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन सेम टाइम पे ये अपने एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना चाहता है। तो यहां से आपको समझ आता है कि कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, लेकिन कंपनी अपने एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने के बारे में सोच रही है। इसके बाद अगर आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे एएमसी, किसी भी एएमसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। अगर आप इसके एनुअल रिपोर्ट खुद से पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 5 पे जाके आप ध्यान से देख सकते हैं और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं तो कंपनी बताती है कि इनका प्रोडक्ट सूट क्या है, मतलब कि इनके अलग अलग प्रोडक्ट कितने हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके इक्विटी में 23 स्कीम्स है, इसके अलावा डेट में इनकी 90 स्कीम्स है, लिक्विड में इनकी 2 स्कीम्स है और इसके अलावा इनकी 7 और स्कीम्स हैं। तो यहां से आपको पता चलता है कि कंपनी ने कौन से पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साइड में आपको कैटेगरी ऑफ स्कीम भी मिलता है और इसके अंदर कितना एयूएम है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से कंपनी समझाने का ट्राई करेगी कि उसके बिजनेस में उन्होंने अचीव क्या किया है, क्या प्रॉब्लम उनके सामने आया था, और अगर उनका फाइनेंशियल स्नैपशॉट आप देखना चाहोगे बिजनेस का, अगर मैं एएमसी की बात करता हूं तो कितना एयूएम है, उनका कितना इक्विटी के अंदर है, कितना डेट के अंदर है, तो सब चीजें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों से आगे मूव करते हैं तो कंपनी अपने प्रेजेंस के बारे में बताती है कि उनका फुटप्रिंट्स कहां कहां पे है इंडिया के अंदर। तो ये सब चीजें आप ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं तो आप उस सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं समझ रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री के बारे में भी उतना ही समझने का ट्राई कर रहे हैं जितना आप कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी किसी एक इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती होगी। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई थी पिछले 1 साल में तो उस पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट किया होगा। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, वो कंपनी के बारे में सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें एएमसी इंडस्ट्री का पता नहीं है तो हम एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी बहुत सिंप्लीफाई कर देती है आपके इस क्वेश्चन को। तो सबसे ऊपर आपकी जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं एमएफ इंडस्ट्री के अंदर, वो सारी चीजें आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाई गई हैं, ताकि आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकें और फिर आप चूज कर सकें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं इन्वेस्टमेंट करना। इसके बाद दोस्तों आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री की कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑलमोस्ट हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर मैं यहाँ पे किसी भी बैंक की बात करता हूं तो शायद आपको वहां पे एनपीए भी देखने को मिलेगा कि कंपनी का एनपीए कैसा है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अलग अलग होगा, लेकिन हाँ अगर हम एएमसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में ये सब जो इंडिकेटर्स बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बताती है कि कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ओवरऑल कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, या कोई ऐसा केस जहां पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आप ये ओवरव्यू देख सकते हो नंबर्स का, जहां पे आपको पता चलेगा कंपनी के ग्रोथ का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे देख लिया कि एचडीएफसी एएमसी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वहां पे 14% का सीएजीआर है पिछले 5 साल का, और पिछले 1 साल की बात करूं तो वो कितना ग्रो किया है आपको वो नंबर भी यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा एनालिसिस करना है तो आपको पैरेलली एक और किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल के रखनी चाहिए और वहां पे देखना चाहिए कि उसका ग्रोथ कैसा हुआ है। तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों ये सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको आप बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते हो ऑन पेज नंबर 10 एंड 11। इसके बाद हम आते हैं चेयरमैन मैसेज पे। तो यहाँ पे चेयरमैन का मैसेज होता है जो आपको बताता है कंपनी के बारे में। जैसे कि मैंने कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे चेयरमैन बता रहे हैं कि माय व्यू ऑन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स अनचेंज्ड।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात की गई है कोविड के बारे में और बताया गया है कि पिछला एक साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, जहां पे कोविड का बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आया था। लेकिन एक पॉजिटिव टोन लाने के लिए चेयरमैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है जो भी एएमसी सेक्टर की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो अभी भी अनचेंज्ड है और उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हो सकता है कि टेम्परेरी असर पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वापस से अपने ट्रैक पे आ जाएगी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये कंपनी एचडीएफसी एएमसी कैसे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आगे आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे आपको एक साइकी के बारे में पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है और एडवर्स सिचुएशन में भी मैनेजमेंट कैसे आगे ग्रोथ करने के बारे में सोच रहा है आज के टाइम में। इसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एमडी का मैसेज, जहां पे एमडी आपको बताएंगे कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे जब एमडी का मैसेज आता है तो थोड़ा सा ये नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी ने ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में, जैसे कि एयूएम के अंदर कैसे ग्रोथ किया था, लेकिन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि कोविड का सिचुएशन इनके ऊपर कैसे इंपैक्ट किया था। लेकिन ओवरऑल एमडी आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में और बताएंगे कि रिसेंट के टाइम में कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में तो डिजिटाइजेशन को एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिया गया है और वो भी एनुअल रिपोर्ट की स्टार्टिंग में ही, जिससे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में आपको बहुत सी इनिशिएटिव देखने को मिल सकते हैं जो अपनी सर्विसेज को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं। तो जैसे कि आपको हमेशा बताया जाता है कि वॉरेन बफे भी अपने एनालिसिस में ये बोलते हैं कि वो सबसे पहले किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी के बोर्ड को देखते हैं। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन लोग पूछते थे कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए कहां पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर पेज होता है जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताता है और जिनकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस क्या था और यहाँ पे उनकी कौन सी पोजीशन है, क्या वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और कौन सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और आप यहाँ पे जाके उनके नाम के साथ सर्च भी कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने पहले कहाँ पे क्या काम किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बल्कि मैं बोलना चाहूंगा कि नंबर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, नंबर्स के साथ ये सब चीजें भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी अच्छा एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि होता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अगर आप इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को खोलते हैं तो ये चीज आपको मिलेगी पेज नंबर 27 के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर कंपनी बताती है, मैनेजमेंट बताता है कि रिसेंट के टाइम में कौन कौन सी चीजें थी ग्लोबल लेवल पे जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट किया। तो दोस्तों ग्लोबल के साथ साथ ये कंपनी आपको डोमेस्टिक रिस्क के बारे में बताएगी कि ऐसा क्या हुआ था पिछले कुछ टाइम के अंदर जिसने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंपैक्ट किया था, और अगर इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई थी तो डेफिनेटली इसकी कंपनी भी इंपैक्ट हुई होगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कि जो जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन हुए थे अलग अलग जगह पे जिनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आया था इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ग्लोबल पेंडेमिक का इंपैक्ट आया था जिसके बारे में हम सबको पता है। ऑयल प्राइसेस ने कैसा बिहेव किया इसके ऊपर भी फोकस दिया गया है, और ग्लोबल जीडीपी कैसे बिहेव करती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर डेट फंड्स की बात करें तो पॉलिसी रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में भी यहाँ पे मैनेजमेंट एनालिसिस में बताया गया है उसके बारे में कि रेपो रेट कैसे कट किया गया है फरवरी 2020 के बाद से। तो दोस्तों ये पार्ट आपको सिर्फ ये नहीं समझाता कि कंपनी के बारे में आपको कैसे एनालिसिस करना है, ये पार्ट आपको ये समझाता है कि आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे एनालिसिस करना है, और उसके बाद ये समझने के बाद आप डिफरेंट कंपनीज में से एक अच्छी कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया के बारे में बताया गया था कि इनका जीडीपी लो था अभी तक का पिछले एक डेकेड के अंदर, जिसका परसेंटेज 4.2% के आसपास का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज पढ़नी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके ये जो पेज नंबर 25 से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि करेंसी मूवमेंट जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किसी भी कंपनी को, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे डिटेल से बताया गया है। अब दोस्तों अगर हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसी एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या किसी का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है एफपीआई के फ्लोज का, कि एफपीआई का फ्लो बहुत ज्यादा है पिछले कुछ टाइम में या उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे उन्होंने डेट मार्केट्स को एक अलग तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मेनली डेट होता है या इक्विटी होता है। इक्विटी के बारे में ऊपर मैनेजमेंट ने सब कुछ आपको बता दिया कि कौन कौन से पार्ट्स इसको इंपैक्ट करते हैं,
और डेट के बारे में यहाँ पे बताया कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1-2 सालों में डेट साइड पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको कि कब कौन सा इवेंट हुआ था जिसने डेट मार्केट को बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट किया था। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इनसाइट, ये आपको बताता है कि इंडस्ट्री के नंबर के बारे में। ऊपर जो आपने पढ़ा, आपने मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर पढ़ा कि वो कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री को इंपैक्ट किया, और उससे ऊपर जो आपने देखा था, आपको बताया गया था कि कंपनी ने फाइनेंशियल नंबर्स के टर्म में कैसा परफॉर्म किया था। लेकिन अब नंबर आता है इंडस्ट्री के बारे में कि अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे, अब आपने ये तो देख लिया कि इस कंपनी का एयूएम मान लो 5% से ग्रो किया है, लेकिन अगर इंडस्ट्री का एयूएम 20% से ग्रो किया है तो शायद कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। तो वो चीज आपको यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइट में देखने को मिलेगी, जो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे सकता है कि इस कंपनी ने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया था। तो पेज नंबर आप यहाँ पे जा सकते हैं 35 के ऊपर, और आप ये इंडस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये पूरा बताया गया है कि जब पेंडेमिक आया था तो सेबी ने कौन कौन से स्टेप इंट्रोड्यूस किए थे ताकि उस पर्टिकुलर इंपैक्ट को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो दोस्तों उसके बाद आप बिजनेस ओवरव्यू देख सकते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ऑपरेशनली कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए। दोस्तों ये सब चीजें पढ़ने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जो आपको आउटलुक के बारे में बताता है कि आपको क्या लगता है कि कंपनी की आउटलुक कैसी है, कंपनी स्ट्रेटेजिकली क्या प्लान कर रही है, जिसके बारे में आपको ये आउटलुक के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम एचडीएफसी एएमसी के एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर चीज आपको पेज नंबर 42 के ऊपर देखने को मिल सकती है, और जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में इस एनुअल रिपोर्ट में भी बताया गया है। आप कॉम्प्लायंस के बारे में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस, जहां पे कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिव्यू करती है और बताती है कि अगर किसी भी ऑपरेशनल पैरामीटर के अंदर कोई भी डिक्लाइन आया था या जहां पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उसके पीछे क्या रीजन था। जैसे कि देखिए कि कंपनी ने बताया कि इनका एयूएम नीचे गया था, लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने मेन रीजन बताया था अपना, वो कोरोना वायरस के आउटब्रेक को बताया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था तो इन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनिशिएट भी किया और इंप्लीमेंट भी किया। दोस्तों उसके बाद बहुत सी ऐसी डिटेल होती है जिनको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो तो आप सब चीजों को स्किम कीजिए। लेकिन ये सब मैंने आपको जो बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आप मिस कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपको बताता है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताता है कि कौन इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का कितने % स्टेक है। इसके अलावा प्रमोटर्स के अलावा जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ इस कंपनी के अंदर, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि कितने म्यूचुअल फंड ने स्टॉक को बाय किया है, कितने बैंक्स ने बाय किया है, क्या वेंचर कैपिटल फंड्स ने इसको बाय किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना बाय किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पेज नंबर 65 के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल किया है तो कितने % स्टेक अपना सेल किया है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि ऑफर फॉर सेल, जो ऑफर फॉर सेल किया जाता है, कोई भी प्रमोटर जब अपने स्टेक को ऑफलोड करता है तो वो ऑफर फॉर सेल करता है, जिसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जिनका प्रमोटर है स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आज से 1 साल पहले उनके पास 29.94% का स्टेक था, लेकिन उन्होंने ओएफएस के थ्रू अपना 3% का स्टेक सेल कर दिया है, जिसके बाद इनके पास अभी करंटली 26.89% का स्टेक बचा है। तो ये सारी डिटेल्स आपको एनुअल रिपोर्ट बहुत क्लियर तरीके से समझाती है। दोस्तों उसके बाद मैं चलता हूं डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे आपको पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स हुए थे तो वहां पे कितने डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग्स को अटेंड किया था। तो सीरियसनेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या डायरेक्टर्स ने सारी मीटिंग्स को अटेंड किया था, अगर अटेंड नहीं किया था तो कौन से डायरेक्टर ने कितनी मीटिंग्स को मिस किया था। तो वो सारी डिटेल्स आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में क्लियरली देखने को मिल सकती हैं। तो बोर्ड मीटिंग है, कौन से डायरेक्टर ने कितनी मीटिंग्स को अटेंड किया, टोटल मीटिंग्स कितना हुआ, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगा। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एजीएम में कितने डायरेक्टर्स आए थे या कौन कौन से डायरेक्टर्स एब्सेंट थे।
दोस्तों इसके बाद मैं आता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जो आपको 100 नंबर पेज के बाद देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो नॉर्मली आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके देखते हो। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, या इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और आपको ऊपर ऑडिट के बारे में बताया गया होगा, लेकिन आप उसको स्किप करके सीधा एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है, और बैलेंस शीट का बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ, ताकि आप इसको कंपैरेटिव वे से देख सकें कि कहां पे क्या अच्छा हुआ और कहां पे क्या बुरा हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं P&L स्टेटमेंट, जिसका भी कंपैरिजन किया गया है एक साल पिछले वाले रिजल्ट्स के साथ। एनुअल रिपोर्ट में आपको एक छोटा सा बेनिफिट ये मिलता है कि ये सारी स्टेटमेंट्स के बाद कंपनी इन सब चीजों को डिस्कस करती है। यहाँ पे एक पेज होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे नोट्स होते हैं, पूरा बताया जाता है कि सब चीजों को कैसे इवेल्युएट किया है, जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बहुत टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, जिसको अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उन चीजों को देख भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिर से समझाने का ट्राई करूं, आप ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में पता चलता है, की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है, कंपनी के बोर्ड के बारे में पता चलता है, कंपनी के विजन के बारे में पता चलता है, एक साल पुराना आपको मैनेजमेंट डिस्कशन देखने को मिलता है, और आपको पूरा एक एनालिसिस मिलता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनता है कि बिजनेस क्या है और बिजनेस क्या करने वाला है, जो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूं आईटीसी का भी, तो आईटीसी का भी आपको सब कुछ सेम फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अब मैं जहां यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट आपको यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखाता हूं ऊपर से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सभी एनुअल रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में होती हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हो तो कैसे आप सब कुछ अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो आईटीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं तो कंपनी अपने विजन के बारे में बताती है, कंपनी अपने मेन इंडिकेटर्स के बारे में बताती है, जहां पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईटीसी आपको बताता है कि कौन कौन सी चीजें उन्होंने नई लॉन्च किया इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो कंपनी आपको अपने पूरे बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग चुका है कि आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, जैसा मैंने आपको एचडीएफसी एएमसी के एग्जांपल में समझाया था, तो अगर आप उस सीक्वेंस में उन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो आप कभी भी एक बुरी कंपनी चूज नहीं करेंगे, और अच्छी कंपनी चूज करके आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। मैं फिर से बोलूंगा, आप शेयर बाय नहीं करेंगे, आप बिजनेस बाय करेंगे। जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, उस दिन आपके रिटर्न बनाने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताएं कि क्या आप भी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। अगर हमने कुछ मिस किया है तो बताएं कि वो भी इंपॉर्टेंट होता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि दोस्तों एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। अगर उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, शायद 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, ताकि आप खुद अपना एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सकें। लेकिन दोस्तों फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो भी 2 कंपनीज का मैंने यहाँ पे नाम लिया, आईटीसी का, एचडीएफसी एएमसी का, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया। यहाँ पे आपको कोई भी बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। अगर आपको बाय एंड सेल करना है तो अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।